प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो है डिस्कस कर रहे थे। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं प्लानिंग एंड पीपल रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग करना ज़रूरी है, और जो पीपल हैं या जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसका भी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लो कि लोग जो है काम कर, मान लो कि एक कंस्ट्रक्शन हम लोग काम कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन जो है हमारा किस चीज़ का हो रहा है, बिल्डिंग का, है ना। बिल्डिंग का जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए। अब मान लो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए, अब इसमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, पीपल की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोगों को बोले कि चलो भाई, हम तुमको जो है 400 रुपया पर डे के हिसाब से पैसा दूंगा। अब आदमी आ गया, काम करने लगा। अब उस आदमी को हमको लगाना पड़ेगा कि भाई तुमको ईटा धोना है, तुमको जो है बालू लाना है, तुमको सीमेंट लाना है, तुमको ऊपर चढ़कर जो है रॉड जोड़ना है ना। प्रॉपर एक हर व्यक्ति को अलग अलग काम दे दिया जाएगा, यानी एक प्रॉपर मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हम नहीं करेंगे तो जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाएगा, और टाइम जो है लंबे चला जाएगा। जो 2 महीने में बिल्डिंग बनना चाहिए वो हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए, क्योंकि प्रॉपर आप रिसोर्सेज का, जो भी लोग हैं उन सभी का मैनेजमेंट नहीं किए। अब मान लो कि हमको जो है सैंड चाहिए, बालू चाहिए, है ना, गिट्टी चाहिए, पानी चाहिए और सीमेंट चाहिए। मान लो कि सीमेंट, बालू और पानी चाहिए स्टार्टिंग में मोटार बनाने के लिए, है ना, ताकि ईंट को जोड़ सके। तो अब ये मोटार बनाने के लिए चाहिए। अब मान लो कि हमारे पास बालू बहुत ज़्यादा है, पानी भी बहुत ज़्यादा है, बट सीमेंट हमारे पास है ही नहीं, या सीमेंट आया, है ना, मार्केट से ख़रीद कर लाने के बाद क्या किए कि उसको जो है सीमेंट को जो है बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मिला दिए। मान लो कि 1 बोरा बालू लिए तो 1 बोरा सीमेंट भी ले लिए, और उसमें पानी मिलाकर जो है दीवार पे जोड़ दिए। प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ नहीं तो पता चलेगा कि बालू तो हमारा बचा रह गया, सीमेंट जो है ख़त्म हो गया और दीवार जुटा नहीं, है ना, मतलब आधा ही दीवार जुटा या कोई एक साइड का जुटा। तो वो चीज़ें जो है आपका आता है। तो ये सभी चीज़ें जो डिले होता है या कोई रिसोर्सेज का मिसयूज होते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए ही जो है हमें मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ को मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि उसका इफ़ेक्टिव यूज़ हम लोग कर सकें, है ना। किसी भी चीज़ का इफ़ेक्टिव यूज़ अगर करना है तभी जो है हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, और मैनेजमेंट से इफ़ेक्टिव यूज़ हमारा होता है। तो इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं, जो कि सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसमें क्या होता है कि एक अप्रोच बताता है, ये हमें बताता है कि एक कौन सा अप्रोच होना चाहिए, कौन सा रास्ता हमें अपनाना है, क्या ऑब्जेक्टिव हमारा है और क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। मान लो कि हमारा अप्रोच है कि भाई बिल्डिंग बनाना, तो बिल्डिंग बनाना अप्रोच है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको जो है कर लिए। अब क्या स्ट्रैटेजी, मतलब कितने देर हमें काम करवानी है लेबर से, वो एक स्ट्रैटेजी जो है हम लोग बनाएंगे। तो फॉर मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ़ेक्टिवली, ताकि कॉन्ट्रैक्ट को जो है बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। ये इन्वॉल्व करता है सेटिंग कॉन्ट्रैक्ट गोल, है ना, आपका टाइमलाइन सेट करना। इसके अलावा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में जितने भी टीम है या जो भी स्टेक होल्डर्स है, वो सभी जो है एक साथ मिलकर एक दूसरे को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को इफ़ेक्टिव यूज़ करवाने के लिए, यानी इफ़ेक्टिव यूजेस के लिए बजट, टेक्नोलॉजी, टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इन सभी का जो है सपोर्ट होना ज़रूरी है। और उसकी मदद से हम लोग जो है रिसोर्सेज को कलेक्ट करके लाएंगे, और उसको जैसा हमें ज़रूरत है उसके अनुसार हम लोग जो है काम करेंगे। उसके अलावा कई बार जो है रिस्क असेसमेंट भी करना पड़ता है वाइल
प्लानिंग, जब हम लोग प्लानिंग तैयार कर रहे होते हैं उसमें, क्योंकि उसमें कई बार चैलेंजेस हमें जो है जनरेट होते हैं, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को जो है देखना पड़ता है, जो कि एक थोड़ा असेसमेंट करना, उसका कैलकुलेशन करना एक डिफ़िकल्ट काम जो है हमारे लिए होता है। पीपल और रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात किया जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है, ताकि स्किल्ड प्रोफेशनल जो है वो एक एक्सपर्टीज़ के साथ जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स सिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट को क्या करें, प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके। पीपल और रिसोर्स मैनेजमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व टीम फॉर्मेशन, है ना, टीम का फॉर्म करके जो है काम को करवाएंगे, ताकि राइट स्किल को सेट करते हुए काम जो है आपका हो। उसमें लीगल एक्सपर्ट, लीगल, फाइनेंशियल एनालिटिक्स और भी कई सारे एक्सपर्ट्स आपके होंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली कई बार जो है आपको जो भी पीपल हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं उसको लेकर जो है लोगों को क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद साथ में मिलकर काम करना, एक तरीके से टीम वर्क ही होगा, और टीम वर्क में जब आप काम कर रहे हैं तो आपका एक प्रॉपर कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए। ओके, इसके अलावा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें जो है आपका यहाँ पे आता है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट का टाइप्स है लम सम कॉन्ट्रैक्ट। जो लम सम कॉन्ट्रैक्ट है ये वैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को साथ जो है किसी प्रोजेक्ट को लेकर एक फ़िक्स प्राइस दे दिया जाता है कि अगर आप इस काम को पूरा कर लेते हैं तो आपको जो है इतना रुपया मिलेगा। तो एक फ़िक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई आपको ये काम करना है, अगर ये सेटिस्फाई है हो जाओगे, मतलब आप केवल अगर आप हमें काम दोगे, मतलब काम करके दोगे, तो आपका जो फिक्स्ड प्राइस हमने रखा है वो पैसा जो है आपको पे किया जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। जैसे ही प्रोजेक्ट का आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये जो फिक्स्ड प्राइस है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का कितना कॉस्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट क्या है उसके बेसिस पे जो है ये प्राइस फिक्स किया जाता है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि क्लाइंट जो है एग्री करते हैं, मैंने एक एग्रीमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ फॉर एक्चुअल कॉस्ट जो भी होता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एलोंग प्री डिटरमाइंड फ़ी, है ना। कंस्ट्रक्शन के दौरान मान लो कि आपका कुछ पैसा जो है 10, पहले आपने किया कि 10 करोड़ का ये जो है आपका प्रोजेक्ट था, कोई प्रोजेक्ट, है ना, और 5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। अब 5 करोड़ के प्रोजेक्ट में आपको जो है फिक्स्ड प्राइस कितना था, फिक्स्ड प्राइस था आपका कि भाई 5 लाख रुपया आपको जो है फ़ी के तौर पे आपको मिलेगा अगर 5 करोड़ का आप काम कर देते हैं, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं तो। लेकिन प्रोजेक्ट चल रहे थे, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, लेकिन प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि ये 5 करोड़ से ये जो है 10 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया, क्योंकि थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफिकेशन जो है करनी पड़ी। तो उसको लेकर जो है फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या कहेगा कि भाई देखिए आपका 5 करोड़ का था तो हम 5 लाख ले रहे थे, अब आप 10 करोड़ का ले रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो हम अब कुछ परसेंटेज लेंगे, है ना। ये तो आपने 5 लाख हमें दे ही दिया फिक्स प्राइस, अब ये जो एक्स्ट्रा 5 करोड़ दे रहे हैं उसमें अब हम जो है 10% या 5% या 2% हम जो है एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो वो चीज़ें जो है आपका कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, कई बार जो है हमें जो है क्या करना रहता है, एक एक्चुअल टाइम पे हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर के साथ बोलते हैं कि देखो भाई हमको जो है ये काम के लिए मटेरियल ये चाहिए और मुझे जो है इस टाइम पे चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि टाइम और मटेरियल दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आपको जो टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर जो है आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपका आता है यूनिट प्राइस
कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कुछ वैसे काम होते हैं जो कि क्वांटिटीज़ या यूनिट मेजरमेंट के बेसिस पे काम होता है, जैसे टाइल्स का लगाना है ना, या प्लस्तरा करवाना। तो ये सब यूनिट मेजरमेंट के अनुसार आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं, तो उसे जो है यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, क्योंकि एक यूनिट का या 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस सेट किया जाता है और उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट जो है लिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, और जो ऑनर होते हैं या जो क्लाइंट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और उसके बेसिस पे कितना यूनिट है, क्वांटिटीज़ है, उसके बेसिस पे जो है फाइनल पेमेंट जो है डिसाइड किया जाता है, यानी कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है डिज़ाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट जो है हायर करते हैं एक सेपरेट आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर को, जो कि एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करता है, और उसके बाद उस डिज़ाइन के बेसिस पे एक बिड रखा जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा सबमिट किया जाता है, और जो भी उस डिज़ाइन को फुलफ़िल करेगा है ना, या जो भी उसको कंप्लीट करेगा, उसको अनुसार काम करेगा, जो उस बिड को कंप्लीट कर पाएगा ना, तो वो जो है विनर कहलाता है, और क्लाइंट जो है उस विनर को सिलेक्ट करते हैं और उसको जो है अलाउ करते हैं कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है तुम्हें दिया जाता है। यानी डिज़ाइन जो है क्लाइंट के पास ऑलरेडी जो है प्रिपेयर रहता है, उसके बेसिस पे जो है कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। इसके बाद आता है डिज़ाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कई बार जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका जो है डिज़ाइन को बिल्डिंग करने के लिए, यानी कोई डिज़ाइन बनाने के लिए और कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, दोनों को साथ में क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि भाई आप जो है को हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, लेकिन कब, आप डिज़ाइन पहले करिए, ठीक है, और डिज़ाइन करने के बाद आप हमें दिखाइए, दिखाने के बाद अगर आपका डिज़ाइन हमें पसंद आता है ना, तब हम आपको काम देंगे। यानी आप हमें लाइए, डिज़ाइन दिखाइए, डिज़ाइन हमें पसंद आएगा, तब हम आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचेंगे कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कई बार मूवी में देखे होंगे इस तरीके की चीज़ें। इसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो क्लाइंट होते हैं वो कंस्ट्रक्शन एक मैनेजर जो है हायर करते हैं, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको जो है ये देखना है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो काम करवाया जा रहा है उसका प्लानिंग, प्रिक्यूरिंग, शेड्यूलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन सभी चीज़ों को जो है आपको बस क्या करना है, मैनेज करना है, चेक करते रहना है। तो वो जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका कहलाता है। सेकेंड ईयर जब हम लोग 7th सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, तो 7th सेमेस्टर में प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स जो सब्जेक्ट था, उसमें हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो 3 बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था। लीगल इफ़ेक्ट के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे और फॉर्मेशन के बेसिस पे जो है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का क्या किए थे, क्लासिफिकेशन जो है किए थे। लीगल इफ़ेक्ट के बेसिस पे अगर बात किया जाए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन के बेसिस, परफॉर्मेंस के बेसिस पे बात किया जाए तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके होते हैं। तो यहाँ पे बात किया जाए बेस्ड ऑन लीगल इफ़ेक्ट के बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइप्स है, तो उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब सारी चीज़ों, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, उन सभी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल किया गया है, तो उसको जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई भी एक कंडीशन जो है फुलफ़िल ना हो, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को जो है इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या कब कहलाता है, देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया जाए तो कोई वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड तो है लेकिन अनलेस टिल अवॉइडेड बाय आइदर द पार्टी, कोई भी एक पार्टीज के द्वारा जब तक उस चीज़ को
खारिज ना कर दिया जाए, वॉइड ना कर दिया जाए, कर दिया जाए कि हाँ भाई हम ये काम नहीं करना चाहते हैं, तो वो जो है वॉइडेबल आ जाता है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एग्रीमेंट विच इज़ नॉट वैलिड, है ना, वैसा एग्रीमेंट जो वैलिड ना हो फ्रॉम बिगनिंग, है ना, फ्रॉम बिगनिंग, है ना। इसमें क्या होता है कि एग्रीमेंट विच इज़ वैलिड इन द बिगनिंग बट ड्यू टू सम सुपरवेनिंग इनपॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, है ना। कुछ कारणवश जो है क्या होता है कि वो वैलिड मतलब खाली हो जाता है, तो उसको जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वैसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जिसमें लॉ का यूज़ ना किया गया हो, है ना, यानी इलीगली आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है कि कोई टेक्निकल डिफेक्ट्स कुछ होते हैं, उसके कारण से जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है कि वॉइड आ जाता है। तो उस केस में जो डिफेक्ट्स को रिमूव करना होता है, तो उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल बनाया जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल बनाता है, लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन, लैक ऑफ सिग्नेचर्स, तो वो चीज़ें तो यहाँ पे उस डिफेक्ट को रिमूव किया हुआ रहता है, इन्फोर्सेबल लागू कर नहीं सकते हैं, तो वो जो है वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो है अनइन्फोर्सेबल कहलाता है। मतलब लॉ को बेसिकली फोर्सफुली अप्लाई नहीं किया जा रहा है, कोई भी चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती है उसको। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन के बेसिस पे बात किया जाए तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट आइदर रिटन या ओरल हो, है ना, तो उसको जो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नाइदर भी रिटन नॉर भी ओरल, है ना, ना ही लिखा हुआ हो और ना ही बोला गया हो, बस वो एक तरीके का पार्टिकुलर केसेस आती है एक सरकमस्टांसेस को देखते हुए, तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट वैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक्चुअली इंटर नहीं होता है इनटू द पार्टीज बट सम टाइम इम्पोज्ड बाय पार्टीज और लॉ, है ना। कुछ वैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें पार्टीज तो डायरेक्टली इंटर नहीं करते हैं, लेकिन पार्टीज़ के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं वो उसमें अप्लाई होता है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि बोथ पार्टीज जो है परफॉर्म करेगा ऑब्लिगेशन को, या नथिंग टू परफॉर्म रिमेंस नथिंग टू परफॉर्म, है ना, दोनों ही पार्टीज जो है ऑब्लिगेशन लगा सकता है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि दोनों में से कोई भी पार्टीज जो है अपना ऑब्लिगेशन जो है नहीं लगा सकता है ना। पार्टीज आर एड टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। एक में है कि दोनों पार्टीज जो है ऑब्लिगेशन लगा सकता है, एक पार्टीज है कि दोनों नहीं लगा सकता है। यूनिलैटरल क्या होता है कि कोई एक पार्टी जो है परफॉर्म करेगा ऑब्लिगेशन को और दूसरा पार्टी जो है उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाईलैटरल में क्या होता है कि दोनों ही पार्टी परफॉर्म करेंगे और दोनों ही पार्टी जो है ऑब्लिगेशन लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस क्या हैं। डिफरेंसेस यहाँ पे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और बाईलैटरल में क्या है, इसमें कि दोनों ही पार्टी परफॉर्म करेंगे देयर ऑब्लिगेशन, है ना, जो भी ऑब्लिगेशन है उसको परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसमें देयर रिमेंस नथिंग टू परफॉर्म, लेकिन कुछ भी वहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बाईलैटरल में क्या है, आपका परफॉर्मेंस और जो ऑब्लिगेशन है वो दोनों पार्टीज करेंगे, और जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है और जो बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है आर सेम एंड इंटरचेबल, दोनों सेम है और एक दूसरे को इंटरचेनेबल, जो एक दूसरे को इंटरचेंज यहाँ पे हम लोग जो है कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये सेशन आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।